नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे अखबारों और मीडिया हाउसेस के हवाले से एक खबर काफी सुर्खियों में रही कि भारत ने रावी नदी के फ्लो को पाकिस्तान जाने से पूर्णतः रोक दिया है और एक डैम का निर्माण किया है, शाहपुर कांडी डैम। ठीक है, तो इस खबर को आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में भारत ने रावी नदी के फ्लो को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको अलग अलग तरीके से छापा है, इसकी न्यूज बना करके। पाकिस्तानी मीडिया ने तो इसे वाटर टेररिज्म की भी संज्ञा दे दी है। ठीक है, तो इस न्यूज को बहुत डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, क्या पूरा विवाद है, क्या मामला है। सिंधु जल समझौते को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका क्या महत्व रहेगा, ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पूरे लेक्चर को हम ये 5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। आप यदि किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम पूरी न्यूज एनालिसिस करेंगे कि आखिर न्यूज में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब इस पूरे विवाद को समझने से पहले हमें सिंधु नदी तंत्र को समझना जरूरी होगा कि सिंधु नदी और उसकी एक सहायक नदी है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है रावी नदी। ठीक है, तो इस सिंधु रिवर सिस्टम को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। इसके अलावा सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ था, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी या फिर सिंधु जल समझौता बोलते हैं। तो इस सिंधु जल समझौता को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस पूरे रावी नदी के विवाद को समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम शाहपुर कांडी डैम को समझेंगे, जो कि अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। पूरी खबर को हम समझेंगे और फिर लास्ट में हम इसका महत्व समझेंगे और सिग्निफिकेंस को इसके हम समझेंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स में हम पूरी खबर को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अलग अलग न्यूज एजेंसी और अखबारों में जो हेडलाइन रही उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, द इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा, वाटर टेररिज्म, पाक मीडिया ऑन इंडिया कंप्लीटली स्टॉपिंग फ्लो ऑफ रावी रिवर इनटू पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको वाटर टेररिज्म कहा है कि भारत ने रावी नदी के फ्लो को कंप्लीटली पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। तो इस न्यूज की पूरी हम पड़ताल करेंगे कि पाकिस्तान ने जो ये वाटर टेररिज्म बोला है कितने हद तक ये सही है। ठीक है, सारी एनालिसिस हम करेंगे। बहुत सारी और अखबारों की सुर्खियां रही। 98% ऑफ वाटर डन वर्क डन, शाहपुर कांडी डैम्स, रियल बेनिफिट इज इरिगेशन। सिंचाई में इसको हमारे जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के जिले हैं, सिंचाई में काफी ज्यादा यहाँ पर लाभ होगा। एंड नॉट प्रिवेंटिंग रावीज वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान अब रावी का पानी नहीं जा पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी इस प्रकार से न्यूज के टाइटल रहे। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज रही हाल ही के दिनों में। अब फाइनली हम सिंधु नदी तंत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी भारत की एक महत्वपूर्ण हिमालयी नदी है सिंधु नदी। ये आपको पता होगा, मानसरोवर झील के पास से तिब्बत रीजन से इसका ओरिजिन होता है, कुछ इस प्रकार से ये निकलती है। ठीक है, सबसे पहले तिब्बत से निकलती है, फिर ये लद्दाख रीजन, ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन है। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं खींच दूं तो ये लद्दाख रीजन है और ये जम्मू कश्मीर रीजन है। ठीक है, तो ये तिब्बत के बाद लद्दाख में जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और फिर कराची के पास ये डेल्टा बनाते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। अब इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो सबसे पहले है झेलम, उसके बाद है चेनाब, फिर है रावी, ब्यास और सतलज। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो इसमें आपको एक महत्वपूर्ण इसकी ट्रिब्यूटरी दिखाई दे रही होगी, रावी। ठीक है, और इसी रावी नदी पर शाहपुर कांडी डैम को बनाया गया है और इसी विवाद को हमें आज के लेक्चर में समझना है। ठीक है, तो ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है, मतलब एक मुख्य नदी और उसकी जो ये सहायक नदी होती हैं, तो उस नदी का रिवर सिस्टम कहलाती हैं। ठीक है, सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदी हैं, इसको हम सिंधु नदी तंत्र बोलेंगे। इसके अलावा इस मैप में भी आप देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है और यहाँ पर ये रावी नदी प्रवाहित हो रही है। इसकी लोकेशन को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब फाइनली हम सिंधु जल समझौता या फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे विवाद को समझने से पहले सिंधु जल समझौते को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, जब हमारा देश बच्चों मतलब अंग्रेजों से आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, और एक और नया देश अस्तित्व में आया, पाकिस्तान। ठीक है, तो 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के मध्य में बहुत सारे विवाद थे। ठीक है, बॉर्डर्स को, सीमाओं को लेकर के विवाद थे। ठीक है, इसके अलावा जो उस समय देशी रियासतें थी, ठीक है, तो राज्यों और रियासतों को लेकर के काफी ज्यादा विवाद थे, जल को लेकर के विवाद थे, ऐसे बहुत सारे विवाद थे। और इसमें से ही एक काफी महत्वपूर्ण विवाद था सिंधु नदी को के जल को लेकर के विवाद। ठीक है, अब सिंधु नदी की यदि आप लोकेशन देखोगे बच्चों, तो ये भारत बहती है, उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है और उसका मैक्सिमम जो फ्लो है ये पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिलता है।
अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये कंसर्न था कि पहले तो ये सिंधु नदी भारत से ही प्रवाहित हो रही है, बाद में पाकिस्तान जा रही है, तो पाकिस्तान का कंसर्न ये था कि कहीं भारत इन नदियों के जल को रोक ना ले, इनका जो मार्ग है इसको ये परिवर्तित ना कर दे, ठीक है, मतलब पाकिस्तान आने से अवरुद्ध ना कर दे। तो ये कहीं ना कहीं इसका कंसर्न था, ठीक है। और इसी के चलते 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से तात्कालीन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, है ना, और उस समय पाकिस्तानी सेना के एक प्रकार से फील्ड मार्शल थे अयूब खान, है ना, उस समय पाकिस्तान में सैन्य शासन चल रहा था, तो वहां के फील्ड मार्शल थे अयूब खान। तो इन दोनों के मध्य में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी तंत्र के जल को बंटवारे को लेकर के ये समझौता हुआ था, जिसको हम सिंधु जल समझौता या फिर इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इस पूरे जल के सिंधु नदी और ये 5 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य में ये पूरा समझौता हुआ था कि कौन सा देश किस नदी का कितना पानी यूज करेगा, ठीक है। अब क्या इस पूरे समझौते में कहा गया, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस समझौते में यह कहा गया, सबसे पहले मैं यहां फिर से एक डायग्राम बना देता हूं। ये हमारी सिंधु नदी है, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए सिंधु नदी है, फिर ये चेनाब है, यहां पर झेलम आ जाती है, सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक है। फिर नीचे आप यदि देखेंगे तो यहां से एक आती है सतलज नदी, ठीक है, इसके अलावा यहां से आती है रावी नदी और यहां से एक आती है व्यास नदी, ठीक है। तो ये हो गई रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। अब ये अलग अलग कलर से मैंने इसलिए बनाया है कि जो ऊपर वाली 3 नदियां दिख रहे हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब नदियां, ठीक है, इन तीनों नदियों का जो नियंत्रण है ये पाकिस्तान को दिया गया था। इस समझौते के तहत इन नदियों का मेन नियंत्रण से मतलब है इन नदियों के जल का मेन यूज कौन करेगा, मतलब इन नदियों का जो 80% जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। बाकी जो 3 नदियां नीचे दी हुई हैं, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है, इन नदियों का जो मेन यूज है वो इंडिया करेगा, ठीक है। तो इन नदियों का नियंत्रण इंडिया को दिया गया, मतलब इन नदियों का जो 80% वाटर है वो हम भारत वाली यूज करेंगे, इंडिया वाली यूज करेंगे। अब क्या इसका ये मतलब है कि ये जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं इसका हम 20% यूज करेंगे और मतलब यूज ही नहीं कर सकते इसका? ऐसा कुछ नहीं था, इसमें ऐसा था कि 80% यूज पाकिस्तान करेगा, 20% हम करेंगे। अब यदि ये ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं इनको पश्चिमी नदियां कहा गया था, ठीक है, इनको पश्चिमी नदियां कहा गया, और नीचे वाली जो हैं इनको पूर्वी नदियां कहा गया, वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर इसको कहा गया था। अब इसमें यह था कि भारत इसका इन नदियों का पानी यूज तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसके पानी को रिजर्व नहीं कर सकता, नदियों को प्रवाह को मोड़ नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर सकता इन 3 नदियों में कि पाकिस्तान जाने वाला जल अवरुद्ध हो, ठीक है। ये बेसिकली इस संधि में कहा गया था, और यही कहीं ना कहीं भारत का कंसर्न था कि इन 3 नदियों में क्योंकि मेन नदियां यदि आप देखेंगे बड़ी बड़ी नदियां ये 3 ही हैं, ठीक है। इसका मेन जो लगभग आप देखेंगे 135 MAF पानी, मिलियन एकड़ फीट पानी का जो नियंत्रण है ये पाकिस्तान को दिया गया था, और 33 MAF मिलियन एकड़ फीट जल का नियंत्रण भारत को दिया गया था, ठीक है। देख लीजिए यहां पर पश्चिमी नदियों का नियंत्रण सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, और व्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया, ठीक है। तो ये सारी शर्तें रखी गई थी सिंधु जल समझौते के तहत। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इससे आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो ये रावी नदी है, ठीक है, ये रावी नदी हमारे भारत के पास ही आई थी। इस नदी के का जो जल का यूज है वो कहीं ना कहीं भारत के ही फेवर में आया था सिंधु जल समझौते के अनुसार, जो कि पूरा विवाद है अभी, ठीक है। अब इसको आपको दिमाग में रखना है, अभी हम आगे भी चीजों को डिस्कस करेंगे। एक चीज और समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो अभी ये सारा विवाद आ रहा है, ठीक है, जो ये 33 MAF पानी है, मिलियन एकड़ फीट पानी है, ठीक है, इस पानी का पूरा यूज कहीं ना कहीं अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सिर्फ लगभग अभी हम 31 MAF पानी ही यूज कर पा रहे थे, जबकि 2 MAF पानी, मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान चला जाता था रावी नदी का, और इसका हम यूज नहीं कर पा रहे थे, जबकि इस पर पूरा हमारा हक था सिंधु जल समझौते के अनुसार, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा। अब हम आते हैं पूरे विवाद पर, शाहपुर कांडी डैम पर, कि इस परियोजना के बारे में कब सोचा गया, क्या पूरा विवाद है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों 1979 में, ठीक है, तात्कालीन जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे, उस समय जम्मू कश्मीर के CM थे शेख अब्दुल्ला,
और पंजाब के सीएम थे प्रकाश सिंह बादल। ठीक है, तो इनके मन में विचार आया था कि रावी नदी पर कुछ हम परियोजनाएं लगाएं ताकि पंजाब और जम्मू कश्मीर को एक तो सिंचाई सुविधा मिल सके और बिजली की भी उत्पादकता यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो इन्होंने एक समझौता किया था 1979 में कि भैया हम दो परियोजनाएं बनाएंगे रावी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर दो परियोजनाएं लगाएंगे। ठीक है, दो डैम हम बनाएंगे, एक तो होगा शाहपुर कांडी डैम, ठीक है, और एक होगा रणजीत सागर। एक होगा रणजीत सागर और एक यहां पर होगा शाहपुर कांडी डैम या फिर बैराज। अप स्ट्रीम पर बनाया जाएगा, मतलब ऊपर साइड बनाया जाएगा रणजीत सागर डैम और नीचे साइड डाउन स्ट्रीम पर बनाया जाएगा शाहपुर कांडी बैराज। इससे क्या होगा, जो आसपास के जिले हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब के, इन पर सिंचाई सुविधाएं की जाएंगी, है ना। यहाँ के जो खेत हैं, कृषक हैं, इनको लाभ होगा, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यहाँ पर बिजली की भी उत्पादकता की जाएगी, क्योंकि इसका नियंत्रण सिंधु जल समझौते के अनुसार हमें ही दिया गया था। ठीक है, तो हुआ क्या, फाइनली ये बात चली, है ना। कोई भी जब समझौता होता है तो तुरंत उस पर एक्शन नहीं हो जाता है ना, कुछ टाइम लगता है। तो फाइनली 1981 और 82 में इंदिरा गांधी के समय पर इंदिरा गांधी ने, तात्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रणजीत सागर बांध का शिलान्यास किया। ठीक है, और 81-82 से इसकी आधारशिला रखी और इसका काम लगभग 2001 में कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो कि अप स्ट्रीम पर बनना था। ठीक है, अब जो ये रणजीत सागर डैम था बच्चों, इसी के जल को बेहतर यूज करने के लिए एक शाहपुर कांडी डैम भी बनना था। मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम पर एक और डैम बनना था, शाहपुर कांडी डैम। ठीक है, इसकी जो आधारशिला है 1995 में रखी गई थी, तात्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पे। लेकिन उस समय बच्चों जम्मू कश्मीर सरकार और पंजाब सरकार के मध्य में विवाद के चलते ये जो परियोजना है ये पूरी नहीं हो सकी। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसका कंसर्न था कि जो वादा किया गया कि हमें सिंचाई का इतना जल मिलेगा, उतना हमें दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो इन सब कंसर्न के चलते ये जो परियोजना है दोनों राज्यों के बीच के विवाद में उलझ करके रह गई और अटकी रही, मतलब। ठीक है, इसको कंप्लीट नहीं किया जा सका। फिर 2018 में केंद्र सरकार ने इसमें मध्यस्थता की कि ये जो परियोजना है बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। जो हमारे हक का पानी है वो पाकिस्तान में फालतू में बह रहा है, इसको हमें यूज करना चाहिए। तो केंद्र सरकार की मध्यस्थता से इसका काम फिर से स्टार्ट किया गया 2018 में और अभी हाल ही में ये इसका लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। अभी कुछ काम बाकी है लेकिन बहुत जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा और दोनों राज्य से लाभान्वित हो पाएंगे। ठीक है, इसके पहले 2006 में बच्चों आपको पता होगा पाकिस्तान के द्वारा उरी हमला हुआ था। ठीक है, और बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। ठीक है, इसी घटनाओं के चलते 2018 में केंद्र सरकार ने स्ट्रिक्टली इसमें कहा था कि भैया ये राष्ट्रीय हित की परियोजना है और इसको हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। और फाइनली 2018 में केंद्र सरकार की मध्यस्थता से ये काम पूरा होने वाला है और जल्द ही काम पूरा हो जाएगा और जो भी इसमें इसका महत्व है, लाभ है, राज्यों को मिल पाएंगे। ठीक है, ये पूरे डैम है, देखिए काम बहुत ही तेजी से चल रहा है यहाँ पर और लगभग काम इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ नहरों का कार्य अभी बाकी है तो बहुत जल्द वो पूरा हो जाएगा। अब फाइनली हम इसके महत्व पर आते हैं, सिग्निफिकेंस पर आते हैं कि ये जो पूरी परियोजना है, ठीक है, इससे क्या क्या लाभ हो पाएंगे, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात, इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे, जल विद्युत का निर्माण कर पाएंगे। लगभग 206 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन इससे किया जाएगा। ठीक है, 20% जो इलेक्ट्रिसिटी है जम्मू कश्मीर को मिलेगी और 80% जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये पंजाब राज्य को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, 1150 क्यूसेक पानी जो है ये जम्मू कश्मीर को मिलेगा और लगभग 200 क्यूसेक पानी पंजाब राज्य को मिलेगा, जो कि आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं यहाँ पर सिंचाई के काम आएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सांबा और कठुआ जिले हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल सीमावर्ती कठुआ और सांबा, यहाँ से ही रावी नदी बहती है, यहीं पर नीचे पंजाब है, यहाँ पर ही डैम है। तो इसी डैम के पास के जो बॉर्डर वाले राज्य हैं सांबा कठुआ, यहाँ पर लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। ठीक है, 32,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ से सिंचित की जाएगी, जिससे यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ की जो भूमि है बच्चों बहुत ही तेजी से बंजर हो रही थी,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो इससे जम्मू कश्मीर को अच्छा खासा लाभ होने वाला है। साथ ही साथ लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि पंजाब राज्य को भी 5,000 हेक्टेयर भूमि पंजाब राज्य की भी यहाँ पर सिंचित होगी और इसको लाभ होगा। तो इतने सारे लाभ हैं। ठीक है, अब फाइनली हम आते हैं कि जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि भैया ये भारत जो है ये वाटर टेररिज्म कर रहा है, कहाँ तक सही है। तो आई थिंक सारी न्यूज़ को आप समझ गए होंगे और आप खुद एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि 1960 में जो ये सिंधु जल समझौता किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं ईस्टर्न रिवर के अंतर्गत आने वाली जो रावी नदी है, इसका पूरा नियंत्रण भारत को दिया गया था। ठीक है, भारत इस पर डैम भी बना सकता था। ठीक है, उसके पानी को स्टोर भी कर सकता था, उससे नहर भी निकाल सकता था, जल विद्युत भी उत्पादन कर सकता था। तो उस सिंधु जल समझौते के अकॉर्डिंग ही हमने सारे कार्य किए हैं, कहीं से भी कोई इलीगल कार्य हमने यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक ये सारी घटना इलीगल नहीं है, पूर्णतः हमने जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके अंतर्गत ही सारे कार्य यहाँ पर किए हैं। तो आई थिंक आपको आज की पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे ही यदि आप और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और किस प्रकार की न्यूज़ हम आपके सामने लेकर के आए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।